गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी विधा की एक रचना जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। मैं आपको जगदीश चंद्र माथुर का परिचय प्रदान कर चुका था और पाठ का सारांश आपके समक्ष स्पष्ट कर रहा था। तो देखिए, पहला घटनाक्रम मैंने आपको बताया कि एक कमरे का दृश्य जहाँ पर बाबू रामस्वरूप का आगमन होता है और नौकर का आगमन होता है। बाबू रामस्वरूप नौकर से चद्दर और दरी मंगवाते हैं, परंतु वो अंदर जाकर मालकिन प्रेमा से चद्दर और दरी की जगह धोती मांग लेता है। तब रामस्वरूप की प्रेमा से बातचीत होती है, प्रेमा का आगमन होता है और रामस्वरूप नाश्ते वगैरह के बारे में पूछते हैं तो पता पड़ता है कि वहाँ पर मक्खन नहीं है। मक्खन लेने के लिए नौकर को भेजा जाता है। इतनी देर में मेहमानों का आगमन हो जाता है, मेहमानों का स्वागत किया जाता है और औपचारिकता का निर्वहन किया जाता है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए, मेहमानों के साथ जो चर्चा और चाय नाश्ते का दृश्य है वो यहाँ पर प्रकट किया गया है। चाय और नाश्ते का दृश्य प्रकट करते हुए जगदीश चंद्र माथुर जी बताते हैं कि यकाएक गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस अर्थात यहाँ पर विवाह को एक व्यवसाय बना दिया गया है, क्योंकि वास्तव में विवाह कोई व्यवसाय नहीं है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर विवाह एक सामाजिक जीवन की परंपरा है, दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीर का मिलन है, परंतु लोगों ने इसको पैसों में तोलना प्रारंभ कर दिया है और आज दहेज के नाम पर लड़की के परिवार वालों से मनमाना पैसा और सुख सामग्री की वसूली की जा रही है। जो परिवार या जो लड़की दे नहीं पा रही है उसके साथ अत्याचारों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण दहेज की बलिवेदी पर उन कन्याओं को मिटा दिया जाता है। कभी उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया जाता है, कभी उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। इसी वजह से भारतीय की सरकार ने दहेज प्रथा विरोधी कानून बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप लड़कियों का जीवन थोड़ा बहुत सुख समृद्धिशाली हुआ और उनको अत्याचारों से मुक्ति मिली। अब जैसे ही गोपाल प्रसाद जो लड़के शंकर के पिता हैं वो बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस का शब्द सुनकर के रामस्वरूप चौंक जाते हैं पहले तो, फिर उसे समझ जाते हैं और समझकर उनसे नाश्ता करने का आग्रह करते हैं। वह नाश्ता लाने अंदर जाते हैं। तब गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर से कहते हैं कि मकान वकान से हैसियत तो ठीक लगती है, देखें लड़की कैसी है, ब्याह करने आए हो, झुककर नहीं सीधे होकर बैठो। यहाँ पर शंकर की एक शारीरिक विकृति की ओर संकेत किया गया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, वो सीधा होकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए इसे पाठ के अंत में विदाउट बैकबोन भी कहा गया है। शारीरिक विकृति के साथ साथ उसकी चारित्रिक विकृति को भी उमा के माध्यम से यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास किया गया है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वो चाय में चीनी अधिक पसंद करते हैं, तो शंकर कहता है कि सरकार चीनी ज़्यादा लेने वालों पर टैक्स लगा रही है। गोपाल प्रसाद मजाक करते हैं और कहते हैं कि आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए और हर औरत को अपने स्टैंडर्ड के अनुसार अपने ऊपर टैक्स तय करना चाहिए। अब शादी और खूबसूरती की बात चलती है तो रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, तो गोपाल प्रसाद बीच में ही टोक देते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे पाउडर वगैरह लगाकर चाहे वैसे ही। ऐसा क्यों?
अरे आप विचार करो, क्या जो खूबसूरत नहीं होती उन लड़कियों के विवाह नहीं होते? विवाह सबके होते हैं, लेकिन जिनकी मानसिकता गलत होती है उनको क्या चाहिए होती है? खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। घर की औरतें बिना इसके राजी नहीं होती। फिर पूछते हैं कि आपके लड़के तो ठीक है, तो रामस्वरूप विश्वास दिलाते हैं। गोपाल प्रसाद इसके बाद लड़की देखने के काम को केवल रस्म अदायगी बताते हैं। फिर वह जन्मपत्री मिलान के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप इस बारे में भी उनको आश्वस्त कर देते हैं। तब गोपाल प्रसाद लड़की उमा की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तब गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेम साहब तो रखनी नहीं, हद से हद मैट्रिक पास हो, मतलब कम पढ़ी लिखी हो वो चलेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी क्या करेगी? पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करेगी, परिवार में विचार मंथन में सक्रिय भूमिका निभाएगी, परिवार में उसके ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करेगी। इसलिए उनको कम पढ़ी लिखी लड़की की आवश्यकता है। शंकर भी अपने पिता का समर्थन करता है। कोई नौकरी तो करानी नहीं है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि कुछ बेवकूफ़ लोग उनसे कहते हैं कि आपने BA MA लड़कों के लिए बहु तो ग्रेजुएट लीजिए, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है कि ग्रेजुएट आएगी तो क्या करेगी? हर अन्याय का विरोध करेगी। इसलिए वो ऐसी लड़की लाना चाहते हैं जो उनके अधीन रहकर, उनके वश में रहकर के घर के कार्य करे। पढ़ना और काबिल होना ऐसे लोग क्या मानते हैं? मर्दों का काम मानते हैं। और वो कहते हैं कि औरतें भी पढ़ेंगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेंगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। कुछ बातें सिर्फ मर्दों के लिए होती है और ऊंची तालीम, ऊंची शिक्षा भी उनमें से एक है। फिर लड़की देखने की बात आती है। रामस्वरूप लड़की उमा को बुलाते हैं। उमा का प्रवेश होता है। नाश्ता समाप्त होने पर रामस्वरूप अंदर के दरवाजे की ओर जोर से पुकारकर पान भेजने को कहते हैं। सादगी के कपड़ों में उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसको देखते हैं। उसकी आंखों पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा देखकर दोनों चौंक उठते हैं, क्योंकि उनको चश्मा लगाने वाली लड़की भी नहीं चाहिए। रामस्वरूप सफाई देते हैं कि पिछले महीने आंखें दुखने के कारण कुछ दिन के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ रहा है। मतलब पिता की मजबूरी देखो कि सामाजिक बंधनों के आगे या ऐसी परंपराओं के आगे या ऐसे धक्यानुसी विचारधारा रखने वाले लोगों के सोच के आगे उसे क्या करना पड़ रहा है? पुत्री की वास्तविकता को छुपाना पड़ रहा है। कहीं इसका कारण पढ़ाई तो नहीं? गोपाल प्रसाद के संदेह का निवारण रामस्वरूप करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे की छवि भी ठीक है। फिर उमा से पूछते हैं कि उसने कुछ गाना बजाना भी सीखा है? तो रामस्वरूप उमा से सितार पर गाना सुनाने को कहते हैं। उमा सितार पर मीरा का पद गाना शुरू कर देती है। उसका स्वर अच्छा है। गोपाल प्रसाद उसके गाने से संतुष्ट होते हैं। उमा अंदर जाने के लिए उठती है कि वे उसको रोककर पूछते हैं कि उसने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? तो रामस्वरूप कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरों को उसी की बनाई हुई बताते हैं। सिलाई के बारे में पूछने पर रामस्वरूप बताते हैं कि उमा घर की सारी सिलाई करती है। तब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि उसने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? तो उमा चुप रहती है, उमा कोई जवाब नहीं देती। तब रामस्वरूप बताते हैं कि लड़की शर्माती है। गोपाल प्रसाद रूखी आवाज़ में कहते हैं, कुछ इसको भी तो मुंह खोलने दें। रामस्वरूप उमा से उत्तर देने को कहते हैं। तब उमा का उत्तर सुन लीजिए आप कि उमा ने किस तरह इस प्रकार के अन्याय या दिखावे की परंपरा का विरोध किया। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? मेज़ कुर्सी बिकती है तो दुकानदार उन्हें ग्राहक को दिखा देता है। ग्राहक मेज़ कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, पसंद आ गई तो ठीक, वरना उसे छोड़ के चला जाता है। रामस्वरूप
उमा को रोकना चाहते हैं, परंतु वह रुकती नहीं। आगे कहती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? ये महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, पूछिए इनसे क्या लड़कियां भेड़ बकरियां होती है जिन्हें कसाई की तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद इतनी देर में ताऊ में आ जाते हैं और ताऊ में आकर रामस्वरूप से पूछते हैं कि क्या उनको बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? उमा भी तेज़ आवाज़ में जवाब देती है, क्या आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती? पूछिए अपने इन साहबजादे से कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे, वहाँ से इनको किस तरह से भगाया गया था। जब लड़के की कमियां सामने आने लगती है तो गोपाल प्रसाद शर्मिंदा होते हैं और तुरंत उस स्थिति को छोड़कर वहाँ से भागने की अवस्था में आ जाते हैं और बाप बेटे जाने लगते हैं। शंकर अपने पिता से वहाँ से चलने को कहता है। गोपाल प्रसाद हॉस्टल की बात सुनकर उमा से पूछते हैं कि क्या वह कॉलेज में पढ़ी है, तो उमा बताती है कि उसने बीए पास किया है, कोई पाप या चोरी नहीं की है, उसे अपने सम्मान का ख्याल रहा है, उनके बेटे की तरह उसने ताक झांक नहीं की है। उनका बेटा तो नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागा था। अब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं उनकी लड़की बीए पास है, उन्होंने तो उसको सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी बताया था। वह छड़ी उठाकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उमा उनसे कहती है कि वह घर जाकर यह पता लगाए कि उनके बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी है और गुस्सा है और शंकर के चेहरे पर रुआंसापन झलकता है। वे वहाँ से चले जाते हैं। रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा चुप हो जाती है और रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहाँ पर आती है। रतन मक्खन लेकर आता है। सब रतन की ओर देखते हैं। इस तरह रीढ़ की हड्डी एकांकी का अंत होता है। यह घटनाक्रम जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।